अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। प्रॉब्ली द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिल की बात, क्योंकि जो पिछली वाली थी दैट वाज एक्चुअली द 400 एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। सो दिस इज़ अ सेपरेट सेगमेंट, सेपरेट शो ऑल टुगेदर। और वैसे तो मैंने अपने दिल की बातें बहुत सारी करनी थी, उसमें पर्सनल स्टोरीज़ भी हैं, उसमें मेरे ख्यालात भी हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। लेकिन चूँकि हमें पता है कि 7 दिन बाद इलेक्शंस आ रहे हैं अपेरेंटली, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तकरीबन जो लाइव जाती है उससे 24 घंटे पहले होता है, तो सुनने में आ रहा है कि कल इलेक्शन कमीशन बैठेगा और वो केपी और बलूचिस्तान की शायद इलेक्शंस डिले कर दे। अगर वो हो गया तो आई कांट से एनीथिंग, बट ये कि अभी तक तो यही लग रहा है कि 8 तारीख को इलेक्शंस आ रहे हैं। और मैंने ये सोचा कि अगले 3-4 दिन मैं ज़रा इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ। मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि किसको वोट करें, किसको नहीं वोट करें, क्या सही है, क्या गलत है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ दैट, बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ दिस अंडरस्टैंडिंग कि आने वाले वक्त के अंदर पोटेंशली पाकिस्तान में क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स नॉट विद स्टैंडिंग जो पॉलिसीज़ हैं उससे हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें हमारी तनख्वाहें कैसी होंगी, हमारे क्या कहते हैं उसे, हमारी जॉब्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी सराउंडिंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो कि जिससे डायरेक्टली हमारे लोग गुजरेंगे, हमारा एजुकेशन सेक्टर, हमारा हेल्थ सेक्टर। और उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ होते हैं, जो कि पाकिस्तान में इतना सीरियसली लिए नहीं जाते अनफॉर्चुनेटली। और जब लिए भी जाते हैं, कोई बात भी करता है तो लोग कहते हैं यार मैनिफेस्टो से क्या होगा, जिसने जो करना है वो तो वही करेगा। बट इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि मैनिफेस्टो इवन इफ़, अगर मैं ये कहता हूँ ना कि अगर मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो नहीं होगा, लेकिन आपको कम से कम एक ख्याल, जो पार्टी है, जो लीडर्स हैं, उनका मेंटल वो नज़र आ जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं, एटलीस्ट किन एरियाज़ पे फोकस है उनका। क्या वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वो एक अलग डिबेट है। और चूँकि पाकिस्तानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे कि आप बातें 4 कर लें लेकिन करना इतना आसान नहीं है। तो इसके ऊपर हम डिटेल मज़ीद से भी बात कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें पता ये होगा कि डायरेक्शन क्या है डिफरेंट पार्टीज़ की। अब इसमें 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पीटीआई, जिनके हालात आजकल बहुत ख़राब हैं, उनको हर तरफ से मार पड़ रही है, कोशिश पूरी की जा रही है कि कहीं गलती से भी वो कोई गवर्नमेंट ना बना सकें। सबसे बड़ा ये जिसे कहते हैं कि अजाब बर्पा होगा पाकिस्तान की एक सर्टन क्लास के ऊपर। बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैसिव सपोर्ट है उनकी, तो बहुत बड़ी पार्टी है। इवन दो उनके पास बल्ला नहीं है अब, लेकिन ये कि वो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो अब आगे देखने को है कि वो होता है नहीं होता। पर एटलीस्ट वो जो थॉट है, जो फ्रेमवर्क है, जिसको हम पीटीआई कह सकते हैं इस टाइम के ऊपर, वो क्या चाहती है, एक तो वो है। ये तकरीबन 170 पेजेस का उनका मैनिफेस्टो है। आई वेंट थ्रू द इंटायरिटी ऑफ इट जस्ट टू गिव यू गाइस सम आइडिया। फिर इसी के साथ साथ ये दूसरा पीपल्स पार्टी का 61 पेजेस का है आई थिंक, और फिर नून लीग का इसी तरीके से 55 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल मैनिफेस्टो है। और मैंने ये सोचा था कि मैं हर अगले 3 दिन, आज, कल और परसों, मैं जो है वो आपको एक ओवरव्यू दूं ऑफ वन पार्टी ईच, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो पार्टीज़ हैं, अगर इनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये पोटेंशली किस तरफ लेकर जाएंगी पाकिस्तान को। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पीटीआई को तो खैर बाय एंड लार्ज नहीं आने दिया जा रहा, तो वो शायद आए भी ना। लेकिन ये कि उसके ऊपर क्या वो क्यों है मैनिफेस्टो, क्या थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान अभी इस वक्त जो है ना, देयर स्टिल जूरी इज़ आउट ऑन दैट, क्योंकि कोशिश तो इट सीम्ड लाइक कोशिश पूरी थी कि पीएमएलएन वुड बिकम द गवर्नमेंट, बट इट सीम्स नाउ कि इंडिपेंडेंट्स माइट विन, अ लॉट ऑफ द इंडिपेंडेंट्स माइट विन, जो कि बल्ला लेस इंडिपेंडेंट्स हैं। और फिर वो इवेंचुअली, थोड़े से पहले हमने देखा था सिंध हाउस का एक ड्रामा, तो वो एक शायद ड्रामा हो जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स गायब हो जाएं और फिर वो इवेंचुअली अनाउंस करें कि यार हम XYZ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मोर ऑफन देन नॉट जब भी इंडिपेंडेंट्स गायब होते हैं तो वो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करते हैं। तो सडनली आई फील लाइक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जो है वो एक पोटेंशियल नज़र आना शुरू हो गया है, which is why today we're going to discuss PTI, tomorrow I'm going to talk about People's Party, and then day after tomorrow we're going to talk about PMLN. Let's talk about PTI now. I want to wrap this video up in 30 minutes so that आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगाना पड़े, आप इसको 2x पे देख सकते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट सम सेलिएंट फीचर्स। अच्छा, अब PTI का आपको पता है कि क्योंकि पार्टी के साथ जो हुआ है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ द जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी में जो उन्होंने बेयर किया है रिसेंट टाइम्स में, फिर दूसरा पुलिस के साथ जो उन्होंने बेयर किया है रिसेंट टाइम्स में, वो भी आई थिंक जस्टिस सिस्टम में ही आ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस सिस्टम में। और तीसरा ब्यूरोक्रेसी के साथ जो उन्होंने किया है, कभी दफ़ा 144 लग गई, कभी किसी को MPO के ऑर्डर पे उठा लिया, वगैरह वगैरह। तो
एक चीज़ बड़ी क्लियरली बड़ी डिटेल में नज़र आती है जो कि बाकी मैनिफेस्टोज़ में नहीं नज़र आती। पीटीआई ने बहुत 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 एक्सटेंसिव डिटेल के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की है। उन्होंने कहा है कि जी जस्टिस सिस्टम जब तक आपका सही नहीं होगा, तो जस्टिस सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो कि कोर फाउंडेशन होती है किसी भी सोसाइटी की, उसके ऊपर चीज़ें खड़ी होती हैं। तो उनका कहना ये है कि जी जब आप जस्टिस सिस्टम को सेट कर देंगे तो आगे इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बहुत सारे इन्वेस्टर आपके कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करता, उनको डर होता है कि यार अगर 2 नंबरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे आप फॉर एग्जांपल दुबई में, तो दुबई में आप अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करे, आप 2 मिनट में कोर्ट में जाएं, देखें उसके साथ क्या हाल होता है। तो वो चीज़ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। बट ओवरऑल नॉट जस्ट विद इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आम सुबह शाम हम होता है हमारे घरों में किराएदार आके बैठ जाता है, स्टे ऑर्डर ले लेता है, 20-20 साल केसेस चलते हैं, वट एवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन्होंने इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो जस्टिस सिस्टम है ना सिर्फ उसके बारे में बात की है, उसके ओवरहॉल की, रेडिकल ओवरहॉल की बात की है, बल्कि बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी है कि वो कैसे होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस किस तरह मेंटेन होगी, फैमिली कोर्ट्स किस तरह से होंगे, किस तरीके से ऑन अ ग्रास रूट लेवल, ऑन अ रूरल लेवल आर्बिट्रेशन का क्या तरीक़ाकार होगा, जिसके तहत काफ़ी हद तक जो रैंडम केसेस होते हैं वो सेटलमेंट में डील हो जाएंगे, ताकि जो कोर्ट्स के पास बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट्स ऑफ केसेस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। अगेन बहुत डिटेल में बताया, आई वांट टू गिव यू एज अ समरी, तो मैं इसको मोटा मोटा सॉर्ट ऑफ समराइज़ करके आपको बताऊंगा। तो एक तो इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जी हम जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉल करेंगे, और जब उसके अंदर इन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने, मुझे जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी वो उन्होंने माइनर चिल्ड्रन की बहुत एक्सटेंसिवली बात की है, वेमेन की बहुत डिटेल में बात की है, चाहे वो हरासमेंट में हो, चाहे वो इनहेरिटेंस की राइट्स पे हो, चाहे वो एजुकेशन पे हो, तो उन्होंने बहुत डिटेल में इंट्रिकेटली जाके आइडेंटिफाई किया है और बहुत डिटेल में उसके बारे में लिखा हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इट्स कोई ये नहीं कि लेपा पोती वाला नहीं किया हुआ, उन्होंने पता लग रहा है कि बड़ी डिटेल में उन्होंने उसके ऊपर सोच समझ के उसका वो किया हुआ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इनके में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, होम बेस्ड वर्कर्स या गिग वर्कर्स जो कि फूड पैंडा और करीम और ये सारे हैं, उनके राइट्स उनके राइट्स और उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बात की है। तो एक चीज़ आपको बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि पीटीआई जो है वो अब जो उनके साथ हुआ है ना वो चीज़ उन्होंने नोट डाउन की है सारी की सारी, और वो पर्सनली उस चीज़ को फिक्स करने के लिए बड़ा क्लियरली उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम जो हमारे साथ हुआ है अब हम इसी निज़ाम को में रहते हुए अब हम अगले के साथ वही करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जी जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और अब उसको फिक्स करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर इसी के साथ साथ उन्होंने मीडिया और इंफॉर्मेशन की फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की है, जो कि बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि जी किस तरीके से हम मीडिया को फ्री इंश्योर करेंगे कि वो फ्री हो, उसके ऊपर प्रेशर ना हो। जो पेमरा है उसके ऑल्टरनेटिव वो एक और एजेंसी बनाना चाहते हैं जो कि मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करे, एंड इट इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव होगा अगर वो कर पाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर डिजिटल मीडिया की भी बात की है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात की है, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया की बात की है। अगेन ये इनके साथ इनको पढ़ी है रिसेंटली, जिसमें जब मीडिया जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल हुआ है, इनके टाइम पे भी था, उस टाइम के ऊपर इनको ख्याल नहीं आया, बट आई थिंक अब वो जाग गए हैं। तो उनको समझ आ गया कि यार ये इस तरीके से तो नहीं चल सकता, वी हैव टू मेक श्योर कि मीडिया जो है वो इम्पार्शल हो और मीडिया जो है वो फ्री हो। और उसके ऊपर भी अगेन बहुत डिटेल में, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। 160 पेजेस जो है ना वो टेक्निकली फर्स्ट लुक में हो रहा था कि यार इतनी डिटेल क्या सीन है, मैनिफेस्टो तो मोटा मोटा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है एक्चुअली कि आपको नज़र आ रहा है कि कितना वेल थॉट आउट है सारा कुछ, और जिन एरियाज़ पे उन्होंने फोकस किया है वो बड़े रियल एरियाज़ हैं। मैं आगे बताऊँगा कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर उन्होंने नहीं ज़्यादा फोकस किया, या एटलीस्ट उसको उन्होंने इग्नोर करना बेहतर समझा फॉर नाउ। तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि ठीक है हर चीज़ पे ही फोकस किया, बट जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस हुआ है वहाँ पर बहुत डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन ज़रूर किया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, हीलिंग द नेशन थ्रू ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। ये कह रहे हैं कि जी पिछले 70 साल में पाकिस्तान के साथ बहुत जलालत हुई है और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बहुत मार खाए हुए हैं, डिस्पॉन्डेंसी है, होपलेसनेस है। तो हम बहुत एक्सटेंसिव और बहुत एक मेजर इन्होंने पिलर इसके अंदर डाला है। उन्होंने कहा है कि जी हम 70 साल की सारी चीज़ की ट्रूथ रिकन्सिलिएशन में जाएंगे, कमिटीज़ बनाएंगे जो कि बैठ के एक एक चीज़, चाहे वो बांग्लादेश का मसला हो, चाहे वो मार्शल लॉज हो, चाहे वो XYZ जो भी हुआ, उस सारे को हम डिटेल में जाएंगे और जाके एनालाइज़ करेंगे, स्टडी करेंगे, और वो स्टडी करके हम कौम के सामने रखेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। इन्होंने इसमें ज़्यादा इसकी बात नहीं की कि जी जिसे कहते हैं ना, आपको टोन में नज़र नहीं आ रहा था, बात तो नहीं कर सकते थे, बट टोन में इतना नज़र नहीं आ रहा कि मे बी दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन वेंजेंस, और क्योंकि बुरी तो हुई है इनके साथ 1.5-2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हुई है।
बट वो इतना ज़्यादा वेंजेंस के बारे में वो नहीं है जितना ज़्यादा वो इस चीज़ के ऊपर है कि यार जो भी है वो कटा चटा सामने आए ताकि हम वापस कभी उस पर ना जाएं। तो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बहुत डिटेल में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी उसमें ओलिगार्कीज किस तरह एग्जिस्ट करती हैं, करप्शन किस तरह एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस हैं, ह्यूमन राइट्स को क्या मसाइल हैं, प्रोविंसेस में क्या मसले हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी एक हीलिंग टच नेशन को देना है बाय टेलिंग देम ऑल अबाउट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड, नॉट कयास रैया, नॉट कंस्पिरेसी थेरीज, बट एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तमाम रिपोर्टें दिस एंड दैट जो आज तक हमारे सामने नहीं आई, जो मेजर चीज़ें, मेजर ट्रेजेडीज़ जो हमारे सामने हुई, और वो हम सामने ला कर रखेंगे। फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में अगेन लाइक आई सेड बात की, बहुत पर्टिनेंट एरियाज़ के ऊपर, वुमेन हेल्थ के ऊपर बात की, वुमेन वेलफेयर की बात की, विडोज़ की बात की, इनहेरिटेंस के राइट्स की बात की, सेक्सुअल हरासमेंट की बात की, वर्क प्लेस हरासमेंट की बात की, एजुकेशन की बात की। सो वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, पर्टिकुलरली वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स। वो आगे इकोनॉमिक्स में भी आता है इनका। उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप्स भी हैं और इंटरेस्टिंग उन्होंने उसको वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अब सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ आती है जो कि मुझे याद है कि जब मेरी पॉडकास्ट हुई थी खान साहब के साथ, पहली पॉडकास्ट थी, उसमें मैंने उनसे पूछा था, दिस वाज जब हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे, दिस वाज 1 मंथ आफ्टर दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सो ये आपका जो खान साहब की गवर्नमेंट जो गिरी थी, उसके 1 महीने के बाद जो एक मेजर पॉडकास्ट हुई थी, जुनैद अकरम साहब भी थे मेरे साथ, उसमें मैंने उनसे सवाल किया था। मैंने कहा जी पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त हो गए हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि लोग अब ट्रस्ट करेंगे गवर्नमेंट में? डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट? डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? जिसके बाद खान साहब ने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो XYZ है। फिर उसके बाद 1-1.5 साल गुजरा है और अब हालात काफ़ी टाइट हो गए हैं, तो अब इन्होंने कुछ रेडिकल चेंजेस किए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। मतलब बाय एंड लार्ज अगर मैं इस पूरे ओवरऑल मंशूर को पढ़ूँ ना, तो इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स तो ये एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मेजर चेंजेस। उन्होंने ये कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, वो MNAs पे नहीं होगा, वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा। और ये ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज से पॉसिबल है या नए कॉन्स्टिट्यूशन से पॉसिबल है, इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बट विजन उन्होंने इसके अंदर दिया। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होगा ताकि उसको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। उन्होंने कहा है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि अपर हाउस है, जो कि फेल सेफ है कि नीचे कुछ कंट्रोल हो भी रहा हो, सेनेट इंश्योर्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोविंसेस, इट इज़ दी हाउस ऑफ द फेडरेशन। तो वो जो है उसके अंदर 50% ऑफ द सीट्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, लाइक पीपल शुड डायरेक्टली इलेक्ट द सेनेटर्स रादर देन पीपल इलेक्टिंग दी क्या कहते हैं उसे MPAs एंड देन MPAs इलेक्टिंग सेनेटर्स। और उनकी टेन्योर उन्होंने कहा 4 साल की होनी चाहिए। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन की बहुत डिटेल में बात किया। उन्होंने कहा जी लोकल बॉडीज़ के ऊपर किस तरीके से काम होना चाहिए है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर उन्होंने बताया कि जी छोटी लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ को हम पहले भी सुनते आए हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी बड़ा इसका शोर मचा, और कराची की लोकल बॉडीज़ और बाकी जगहों पर हुए भी इलेक्शन इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने ज़्यादा बड़ा रोड मैप दिया है कि किस तरीके से हम जो है वो ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल हम जो है वो इलेक्शन करवा के हम लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करेंगे। इस पर उन्होंने कहा है जी जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है ना, जो DCs का या असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स का काम था, पुलिस का काम था, जो आपकी क्या कहते हैं उसे एजुकेशन, हेल्थ, वो सारी की सारी वो कह रहे हैं कि जी हम इलेक्टेड ऑफिशियल्स को देंगे। जैसे कि अमेरिका में होता है कि जी वहाँ के इलाके के लोग अपने मेयर्स को, अपने नाजिम्स को इलेक्ट करेंगे और उनके नीचे ही पुलिस होगी, उनके नीचे ही एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और मेजॉरिटी ऑफ दी थिंग्स जो कि एक्चुअली ऑलरेडी डिवॉल्व हो चुकी हैं प्रोविंसेस को, वो फर्दर डिवॉल्व होंगी टू द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द तहसील्स, और ये इलेक्टेड लोगों को होंगी। तो ये बहुत मेजर, लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट, ये सुनने वाली बात नहीं है, मेजर चेंज है इस वजह से, बिकॉज असेंशली आप ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की सारी पावर लेकर मैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स को दे दूंगा, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा सारा काम, क्योंकि पावर वहाँ से ड्रॉ करते हैं ना, वो बड़ी गाड़ी, वो इंस्टाग्राम पे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नए बच्चे उसमें घुसे हैं, उनका सारा शशका ही होता है कि जी हम एक बड़ी 4x4 में जा रहे हैं, हमारे 2 पुलिस वाले आगे, 2 पुलिस वाले पीछे, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये DCs ACs का सारा रोल जो है वो उठा के दे रहे हैं लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स को। और उसका प्रेमिस ये है कि जी एक तो लोकल लोग बंदे होंगे जो कि उसको मैनेज कर रहे होंगे, इस्लामाबाद से कोई ट्रांसफ़र होकर वहाँ नहीं आएगा। दूसरा ये कि अगर 5 साल में उन्होंने नहीं डिलीवर किया तो आवाम हक रखती है कि वो उन लोगों को वोट आउट करेगी और वो अगले लोगों को लेकर आएगी। तो एक ऐसा फाउंडेशनल मॉडल वो बनाना चाह रहे हैं जिसमें इट क्लीन्स इटसेल्फ अप एंड ओवरऑल इट इवॉल्व्स इनटू समथिंग एफिशिएंट एंड
यूज़फुल। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने बहुत डिटेल में गए हैं। एक चीज़ मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी थी वो लगी थी कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्प्राउट अप की हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी इलेक्शंस हों और उसके अंदर भी मैनेजमेंट ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इलेक्शन के थ्रू लोकल रेजिडेंट्स अपने लोग चुनें और फिर वो सोसाइटीज़ को मैनेज करें और ये बाय लॉ हो जाए। अभी तो ये ना कि विद इन दी हाउसिंग सोसाइटीज़ कुछ सोसाइटीज़ में है ऐसा कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई रेजिडेंट सीरियसली नहीं लेता, वो अपने ही थोड़े बहुत लोग होते हैं, वो खुद ही इलेक्शन कराते हैं, वो खुद ही जीत जाते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी डिटेल में गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने प्रोविंसेस की बात की है, लास्ट टाइम भी बात की थी, इस बार लास्ट टाइम उन्होंने साउथ पंजाब की बात की थी, इस बार स्मॉलर प्रोविंसेस की बात की। उन्होंने कहा कि जी हम ओवरऑल तमाम प्रोविंसेस को छोटा करेंगे और उसको बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा रोक क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए शायद बोरिंग होना शुरू हो जाए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं पाकिस्तान को जिनकी रिक्वायरमेंट है। आपको ये समझना चाहिए। अगर आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसको क्रिटिक करें, बट ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए। हमारी डिस्कशन का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए कि वो चोर वो डाकू, वो सही वो गलत। ठीक है, वो हो रहा है, चोर डाकू भी हैं, सही गलत भी हैं, पॉलिटिक्स भी है, बट मैं और आप उस पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं और आप उस पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपका वोट है। जाएँ, जाके वोट करें, वापस आएँ, बैठ जाएँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू किया जा सकता है वो उनके ऊपर, इन रिफॉर्म्स के ऊपर किया जा सकता है कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि आर्बिट्रेरी है, हमें कोई एग्जैक्ट पता नहीं है। ये लॉजिक के ऊपर आप इसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं यार, ये सही इकदाम नहीं है, ये सही इकदाम है। ये कोई रिटन इन स्टोन नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है, राइट। सो ये सुनना बड़ा ज़रूरी है। हमारे लोग ने जैसी इस तरह की बातें होती हैं, यार ये क्या बकवास है, कान बंद कर लेते हैं, कहते हैं यार मुझे बस ये बताओ मेरा जानने वाला जीत रहा है या नहीं जीत रहा, या मेरा पसंदीदा बंदा जीत रहा है या नहीं जीत रहा, फिर वो जो करे मैं खुश हूँ उससे। तो वो आई थिंक ठीक है। मैं नहीं कह रहा, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं होना चाहिए, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा कि देखें ऐसे ना किया करें, बंदे को समझें फिर वो करें। पाकिस्तान में निज़ाम वो नहीं है, लेकिन आपका जो पसंदीदा बंदा भी है, कम से कम उसके जो थिंग्स हैं, थिंग्स दैट दे आर क्लेमिंग दे विल डू, उसको तो ज़रा समझ लें ताकि कल को आप सरप्राइज़ ना हो। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान में ना एक बड़ा मसला ये कि हमने रूरल को बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से रूरल उठ के सारा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद इन शहरों में आ रहा है। ये शहर मेगा सिटीज़ बन रहे हैं, इधर पोल्यूशन हो रही है, इधर इकॉनमी इनकी तबाह हो रही है, जॉब्स हैं कोई नहीं, लेकिन लोग आ रहे हैं क्योंकि रूरल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। इन्होंने कहा है कि जी हम रूरल को डेवलप भी करेंगे, हम उसके अर्बन प्लानिंग, मतलब उसकी प्लानिंग जो है वो भी हम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। हम उसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। पर्टिकुलर एक सेगमेंट है ऑन एम्पावरिंग द वुमेन इन द यूथ, जो कि अगेन रूरल में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब एक मैसिव पॉपुलेशन है वुमेन और यूथ की पाकिस्तान में, जिसको सीरियसली नहीं लिया जाता। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर मैनिफेस्टो में इसके ऊपर अब जिक्र है। ये पहले नहीं होता था इतना एक्सटेंसिवली, अब इसके ऊपर बहुत सीरियसली एवरी पार्टी इज़ थिंकिंग अबाउट इट एज़ वेल। अच्छा, फिर उसके बाद ना जो अगेन नंबर 2 या नंबर 3 पता नहीं कौन सा आ चुका है, बट नंबर 2 जो सबसे रेडिकल चेंज अब मैं कहूँगा जिसके ऊपर ये अब आए हैं, वो ये है कि जी ये कह रहे हैं कि हम ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को कम्प्लीटली ओवरहॉल करेंगे। ओके, वो किस तरह करेंगे? वो पहली बात ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम CSS ख़त्म कर देंगे। हम CSS से हम रैंडम लोगों को नहीं भर्ती करेंगे, हम स्पेशलाइज तरीके से स्पेशलिस्ट को भर्ती करेंगे जैसे पूरी दुनिया में होता है। ये उन्होंने कहा जी एक कॉलोनियल एरा तरीका था, एक ऐसी दुनिया का था जिस टाइम पे स्पेशलाइजेशंस नहीं होती थी, तो आप इन मैस लोगों को भर्ती करते थे, फिर उनको आहिस्ते से स्पेशलाइज करते थे। आजकल के टाइम के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी प्राइवेट सेक्टर की स्पेशलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और उनको अगर गवर्नमेंट में भर्ती किया जाए तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। तो वो ये कह रहे हैं जी पहला तो हम CSS ख़त्म करेंगे। दूसरा ये है कि हम सारी पावर जो है वो इलेक्टेड ऑफिसर्स को देंगे, और जो AC/DC टाइप्स जो रह गए हैं, नहीं तो हम भर्ती नहीं कर रहे, जो रह गए हैं उनको हम एडवाइजरी रोल में देंगे, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है, उनको हम फारिग नहीं कर रहे। तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो इलेक्टेड नए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको सिखाएंगे, बट उनके पास पावर नहीं होगी। बड़ा ये डिफरेंस है। और कोऑर्डिनेशन का काम होगा उनका बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल गवर्नमेंट्स। और उसी के साथ साथ इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का ये भी कहा है कि जी हम इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे ख़त्म करेंगे और हम इनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। सो हम इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है ना, जो कि ये करते क्या है कि ये कहते हैं कि यार हमारा तो देखो तनख्वाह तो हमारी 1-1.5 लाख रुपया है, बजाय इनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं। और कम तनख्वाह के, लेकिन उस कम तनख्वाह को लेके वो कहते हैं कि देखो जी हमारे तो हालात बड़े ख़राब हैं। मीन वालों को 4 गाड़ियाँ मिली होती हैं, 6 गार्ड मिले होते हैं, 2 खानसामे मिले होते हैं, ऑफिस, घर, दफ्तर, हर जगह के ऊपर याशियाँ लगी होती हैं। तो वो जो नेट कॉस्ट आ जाती है ना, वो मिलियंस में चली जाती है, क्योंकि इनएफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट के अंदर। तो वो नेट कॉस्ट टू द एक्सचेकर वो मिलियंस में चली जाती है। ये कह रहे हैं कि जी
कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप उस तरह होंगे जिस तरह आप प्राइवेट सेक्टर में होते हैं कि जी आपने आना है नौकरी पे, नौकरी करें, आके अपना काम धंधा करें और उसके एवज आपको कैश इन हैंड मिलेगा। तनख्वाह होगी, तनख्वाह अच्छी होगी, कंपैरेटिव होगी प्राइवेट सेक्टर से। हो सकता है तनख्वाह बढ़ा के हम 5, 6, 7 लाख कर दें, डिपेंडिंग ऑन के नंबर क्या बनता है, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी ये कह रहे हैं CSS खत्म हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि जी हम लेट्स से एक फाइनेंस का बंदा है, वो चूज़ कर सकता है कि मुझे बैंक में जाना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जाना है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम क्वालिटी टैलेंट को लेकर आएंगे, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैश इन हैंड की बात करता है, वो बैठ के आपको ये नहीं दे रहा होता कि यार हम 3 खानसामे देंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्होंने उसकी बात की है कि किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में बात की है कि हम किस तरीके से मेरिटोक्रेसी रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस में डालेंगे। पर्टिकुलरली प्रमोशंस के अंदर हम जो है वो बहुत सारा का सारा प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स जो है ना, ये ब्लैंकेट इंक्रीमेंट्स लगेंगे जी। 15% रेज हो गया हर बजट में। वो कह रहे हैं कि आपका टोटल जो इंक्रीमेंट होगा और जो आपकी प्रमोशन होगी वो इंटायरली डिपेंडेंट होगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी है तो आपको 2-2 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा जो बेस्ट परफॉर्मर है और जो एवरेज है उसके दरमियान इसमें नंबर उन्होंने लिखा हुआ था कि पता नहीं 200% का डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो एक पूरा एक एफिशिएंसी और एक मेरिटोक्रेसी का निज़ाम लाना चाहते हैं विद इन दी ब्यूरोक्रेसी, जिसको फिर वो जिसके थ्रू खुद से जो निज़ाम है वो अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दे। इन प्रिंसिपल साउंड्स वेरी अपीलिंग। अगेन जाहिर है कि जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो उस पर पता लगेगा। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है, ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट, ये वो सारा जो आपको पता ही है, वो भी इनको आजकल मसले पड़े में, तो वो उसका भी इन्होंने पूरा का पूरा किया है कि जी हम किस तरीके से ऐसा सिस्टम करेंगे कि इलेक्शंस का जो निज़ाम है उसके ऊपर ट्रस्ट बहाल हो लोगों का। फिर बड़ी देर बाद ये आए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। बाकी जो मैनिफेस्टोज हैं उसमें इकोनॉमी नंबर 1 पे, चूँकि वो इमीडिएट मोस्ट प्रेसिंग इशू है। ये लोग एक्चुअली 14th हेडिंग है, बाकी पीछे बहुत सारी चीज़ें गुजर चुकी हैं, उस पर इकोनॉमिक्स में आए हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इन्होंने शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं दिया, कोई मेजर वो बातें नहीं की। 10-10 साल का एक प्लान दिया, 5 साल का, 10 साल का प्लान दिया, उसमें उन्होंने मोटे मोटे बड़े नंबर्स दिए। उन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जोर दिया। तो अगर समझना है कि डिफरेंस क्या है आने वाले, जो मैं पीपल्स पार्टी और PMLN का बताऊँगा आपको, तो उसमें और इसमें डिफरेंस जो एक मेजर नज़र आया मुझे वो ये आया कि ये लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गवर्नमेंट को अपने इदारे, अपनी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, बट उसमें एक मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए ताकि मैनेज वो करें। वो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इस सारी सिचुएशन में ये नहीं है कि गवर्नमेंट ओन्स NXYZ इदारा। द प्रॉब्लम इज़ दैट गवर्नमेंट मैनेजेस इट। सो ओनरशिप पूरी दुनिया में है, वहाँ पर आप ओनरशिप पे देखते हैं कि दे आर ग्रोइंग गुड एज वेल। मैनेज गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, दे टेंड टू परफॉर्म पुअरली, और उसमें फिर गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आती है, पेंशन्स की, इसकी उसकी। तो वो ये कह रहे हैं जो PTCL का मॉडल है, जिसके अंदर आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट, मेजॉरिटी नहीं बट एक मेजर चंक ऑफ स्टेक आप प्राइवेट सेक्टर को देते हैं और साथ आप मैनेजमेंट उनको देते हैं, और आप कहते हैं कि यार तुम इसको चलाओ और तुम इसमें प्रॉफिट कमाओ, और जो प्रॉफिट है उसमें तुम्हारी लेट से 26% अगर स्टेक है तो 26% प्रॉफिट तुम्हारा, 74% मेरा। पेंशन रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की। पेंशन आपको पता है पाकिस्तान में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जिसके बारे में लोग इतना बात नहीं करते। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर एंटायर बजट गोज इनटू पेंशंस वन वे और द अदर। तो उसके क्या रिफॉर्म्स हैं लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि ये आइसा अगर अब इस तरह जिस तरह ये चल रहा है तो ये तो तबाह कर देगा पाकिस्तान को। 3-4-5 साल की गेम है, तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। KP में उन्होंने लास्ट टाइम किया था, उसी को ये मेन उस पर लेकर आना चाह रहे हैं। बाकी उन्होंने उसके ऊपर बात की है, कोई बहुत मैसिव मैं ऐसा नहीं कह सकता, अच्छे रिफॉर्म्स हैं, कोई बहुत रेडिकल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत मैसिवली अच्छे रिफॉर्म्स नहीं है, अच्छे रिफॉर्म्स है बट कोई रेडिकल नहीं है। ऐसी चीज़ें जो कि सुबह शाम हम डिस्कशन करते रहे हैं और वो होने की ज़रूरत है, कि डेट को किस तरह कंट्रोल करना है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे जाना है, IT के ऊपर फोकस किस तरह करना है, 5 ईयर के टारगेट्स क्या हैं। 5 ईयर के टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट रेशो, IT एक्सपोर्ट, जॉब क्रिएशन, पब्लिक डेट रिडक्शन, क्वालिटी एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इनको बड़ी क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि जी हमारा फ्यूचर एक्सपोर्ट्स में है और हमारा फ्यूचर टैलेंट डेवलपमेंट में है। तो इन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हम ट्रेन करें और हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है। और साथ ही मतलब कंजम्पशन वो वाला सीन नहीं है कि यार इम्पोर्टर्स को हमने येस कराना है, हमने एमनेस्टी। अच्छा हाँ, एमनेस्टी की मार खाए हुए थे लास्ट टाइम, इस बार बारहा इन्होंने बोला है कि जी एमनेस्टियों के रास्ते इन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म करने हैं, कि मेक श्योर करना है कि आइंदा कभी एमनेस्टी ना आए। तो चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका भी इनको ख्याल आ गया। एट सम पॉइंट इकोनॉमिक्स में ही इन्होंने उसका जिक्र किया था रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट को रियल एस्टेट नहीं बोला इन्होंने उसके अंदर हाउसिंग बोला
और हाउसिंग के अंदर उन्होंने रिफॉर्म्स अपने बताया कि हम क्या क्या करेंगे और हाउसिंग को किस तरीके से वो ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाता है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अभी इस वक्त इफ़ी हूँ। आई एम नॉट श्योर कि हाउसिंग पाकिस्तान की कोई रिक्वायरमेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम कंसिडरिंग, बल्कि हाउसिंग को तो इतना गंदा बबल है जो इन्वेस्टमेंट भी रोकता है, सेविंग्स भी रोकता है, कि उसको तो सबसे पहले डिफ्लेट करना चाहिए। लेकिन ये कि उसके बारे में भी इनके कुछ प्लान्स हैं। अच्छा, अगेन मैं इसमें आपको बताता चलूँ, इसमें उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात की है, टैक्स सिस्टम इंप्रूवमेंट की बात की है, डिजिटाइजेशन की बात की है। ठीक है, अच्छी चीज़ें उन्होंने की हैं। अगेन रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस की अच्छी बात की है उन्होंने। टैक्सेस को, रियल एस्टेट को सही होना चाहिए, डीसी रेट्स को सेट होना चाहिए, वो अच्छी बातें हैं। It's a comprehensive, it's a good plan. It's definitely a good plan. Nothing radical, so I'm not going into that. But for people who are into economics, for people who understand Pakistan's economy, I think they should go through it. फिर हम जाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अ सस्टेनेबल पाकिस्तान, एनवायरमेंटल पॉलिसी फॉर अ सस्टेनेबल पाकिस्तान। एनवायरमेंट के ऊपर आपको पता है हमेशा से ये बहुत एक्टिव रहे हैं, उसके ऊपर ये फर्दर वो जा रहे हैं। एक चीज़ जो अच्छी इन्होंने भी की है, पीपल्स पार्टी का बहुत मेजर चंक है एनवायरमेंट पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। तो इसमें ये दोनों के दोनों का मुझे एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ नज़र आई कि इनको ये ख्याल आ गया है कि आगे वाली दुनिया के अंदर एक मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस में क्लाइमेट फाइनेंसिंग है और कार्बन क्रेडिट्स हैं और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारा का सारा मेंशन इसके अंदर है। सो दैट्स वेरी गुड। पीपल्स पार्टी वाले में ज़्यादा डिटेल में है। इनका वही स्टैंडर्ड है, बिलियन ट्री सुनामी है, इंडस डेल्टा को हम किस तरह फिक्स करेंगे। इंडस डेल्टा का मेंशन इज़ गुड। बहुत मेजर क्राइसिस है डाउन साउथ जिसके बारे में ये सीरियसली फोकस कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर को इन्होंने बिल्कुल ही सेपरेटली डील किया। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो काफ़ी जगहों पर वो इकोनॉमिक्स के मद में ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि स्टैंड लोन पाकिस्तान को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सारी इसके ऊपर कनेक्टेड है। मतलब मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि मैं जो दुबई में बिजली इस्तेमाल करता हूँ मुझे 28 रुपये की पड़ती है, जो वही बिजली मुझे पाकिस्तान में एक यूनिट वो तकरीबन 65 रुपये का पड़ रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। और एनर्जी इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोड्यूस। सो जब आपकी एनर्जी का कंपोनेंट महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट में इनकम्पेरेटिव हो जाती है। और उसमें फिर जाहिर है कि अगर आपने उसको सस्ता करना है, सब्सिडाइज़ करना है, तो फिर आपको वो करना होता है। सर्कुलर डेट में आप पढ़ते हैं, वो एक अलग गंदा साइकिल है। अगर आप उसको महंगा, अगर आप सब्सिडी हटा दें, आप लोगों पे पुश कर दें, तो लोग फिर उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करते और डिमांड गिर जाती है, पीछे प्रोडक्शन में कैपेसिटी पेमेंट फुल पे करनी पड़ रही है, तो आपको वहाँ पे भी हिट पड़ती है। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस इतना बड़ा गंदे प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं कि उसको कोई जीनियस ही आएगा तो निकालेगा। इन सब ने बात की है, इन्होंने डिटेल में इसका बताया हुआ है कि यार हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम PMLN जिसका थोड़ा सा स्टूपिड था, मैं क्यों था वो मैं बताऊँगा। अच्छा खैर, इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री IT सेक्टर, IT सब IT का ढोल बजा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार फाइनली अब IT में बहुत सारे, जिस तरह पुराने वक्तों में होता था कि यार अल्लाह करे तेल निकल आए तो हमारे पास हमर्स की नहरें बहेंगी। अब जो है वो सब, वो जो नया इस वक्त वो है वो IT है कि IT बस हो जाएगा और हम 30 बिलियन पे चले जाएंगे। इन्होंने भी नंबर दिया हुआ है कि हम अगले 10 साल में, अगले 5 साल में 30 बिलियन पे चले जाएंगे। सच अ स्टूपिड नंबर। I don't know why these people keep on giving it. It is not possible 5 साल में 30 बिलियन पे जाना, बट चलो खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नॉनदलेस एग्रीकल्चर पॉलिसी, रिसेंटली हमने सुना कि फूड सिक्योरिटी इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इवन विद इन PDM गवर्नमेंट एंड द फॉलोइंग गवर्नमेंट। उसमें भी एग्रीकल्चर का हुआ था। जो हमने फॉलोइंग पे बातें सुनी वो मेन स्ट्रीम एक कॉन्वर्जेशन आवाज़ आ गई है, वो ये भी कह रहे हैं, वो बाकी भी कह रहे हैं। ब्लूप्रिंट फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल हाउसिंग, तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में ये गए हैं। हाउसिंग के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी हम मॉर्टगेज को सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्या कहलाती है यार, फोरक्लोजर लॉस को सेट करेंगे। यानी कि बैंक्स जो हैं वो, अगर आप पैसे नहीं दे सक रहे, आप पैसे देना छोड़ देंगे, तो बैंक्स आपका घर वापस आपसे ले सकते हैं। अफोर्डेबल होम्स की उन्होंने बात की, मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की बात नहीं की। हेल्थ कार्ड में वही सेहत कार्ड को एक्सपैंड, और फिर उसके बाद और भी एरियाज़ के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, उसको किस तरह बेहतर करना है। एजुकेशन में इन्होंने एटलीस्ट ये बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है एजुकेशन को। तकरीबन 10 पेजेस इन्होंने एजुकेशन को दिए हैं और उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर बात की हुई है कि और उन्होंने कहा विजन फॉर पाकिस्तान एजुकेशनल रेनेसांस। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है और उसको हमने फिक्स करना है। वो मोटी कस्म, वो कहते हैं ना, बस रैंडमली आपने बस नाराबाजी कर दी कि एजुकेशन सबका हक है, सबको एजुकेशन देंगे, वो ऐसा नहीं इन्होंने किया। तो उसकी बहुत डिटेल में गए हैं और उसमें अगेन फिर इन्होंने एम्पावरिंग वुमेन एंड फॉस्टरिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, उस पर भी उन्होंने वुमेन का किया है। टीचर्स को स्किल्स किस तरह देनी है, उन्होंने बड़ा वो भी किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, फिर 5 ईयर का क्या प्लान है, 5 ईयर्स, पोस्ट 5 ईयर्स का क्या है, विद इन 5 ईयर्स क्या करेंगे और फिर पोस्ट 5 ईयर्स क्या करेंगे और फिर हायर एजुकेशन में क्या करेंगे। तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन दे कैन गो थ्रू इट। इट्स अ वेरी गुड प्लान एक्चुअली। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर
पीटीआई ने एक पेज दिया है, पूरी फॉरेन पॉलिसी में एक पेज दिया। और मैं पीपल्स पार्टी की फॉरेन पॉलिसी में आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, उन्होंने बहुत डिटेल में उसके बारे में दिया हुआ है। और इन्होंने ना मोटा मोटा बस किया है कि जी हम जो है वो अच्छे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी से वो नहीं करेंगे, मॉरल कंपास होगा हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा। फ़लसफ़ा दिया है इन्होंने, फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ फ़लसफ़ा दिया है इन्होंने, कोई इस चीज़ पे नहीं गए कि हमारे मिडल ईस्ट के साथ क्या सिचुएशन होगी, अमेरिका के साथ क्या सिचुएशन होगी, चाइना के साथ क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि ये इस वक्त बहुत दरमियान में खड़े हुए हैं। इनको खुद नहीं समझ आ रही कि, मतलब समझ क्या नहीं आ रही इनके, अगर मैं बहुत सिंपली कह सकूं कि इस वक्त जो विजन और एजेंडा जो पीटीआई का है, दैट इज़ नॉट वेरी वेल सपोर्टेड by a lot of different actors across the region. And again, I will do a detailed video on this within this week to make you understand, which is why I feel like they have steered clear of taking very clear stances on foreign policy. उन्होंने फ़लसफ़ा ज़रूर दे दिया कि हम हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, बट वो उसकी डिटेल में नहीं गए। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की एक हेड है, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि यार ट्रांसपोर्टेशन को उन्होंने एक सेपरेट किया है, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल आउटलुक ऑफ सच ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, again interesting stuff, boring for some people but very important for governance. तो it was nice कि उन्होंने उस चीज़ को किया। पाकिस्तान रेलवे को काफ़ी डिटेल में उन्होंने ब्रेक डाउन किया, 4 पेज उसके ऊपर लगाए। रेलवे एक बहुत बड़ा इदारा है, पीपल डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली इदारा बहुत बड़ा है, मनी गजलर भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी उसकी नहीं है। पूरी दुनिया में रेलवे एक बहुत इनहेरेंट इंटेग्रल चीज़ होती है, हमारे यहाँ रेलवे जो है वो उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, करते वो ₹1.5 कुछ नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जैसा मैं छोटी सी बताया तो इसके अंदर कि उन्होंने कहा कि जी हम प्राइवेटाइज़ करेंगे, हम रेल ट्रैक्स हमारे होंगे, बट हम उसके ऊपर जो है ना वो ट्रेन्स प्राइवेटाइज़ करेंगे। एनीवन कैन कम एंड इन्वेस्ट इन अ ट्रेन एंड दे कैन रन अ रूट, लेट्स से मुल्तान टू इस्लामाबाद, देवू की ट्रेन चल रही है, राइट। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर फॉर दैट। और फिर उस पर भी उन्होंने किया हुआ है कि क्योंकि रेल ट्रैक जो है ना वो सही, उसका जो इकोनॉमी निकलती है वो निकलती है फ्रॉम ट्रेड, क्योंकि अभी जो ना आप बड़े बड़े डीजल के ट्रकों के ऊपर बैठ के भेज रहे होते हो, उसमें ड्राइवर होता है, दरमियान में एक्सीडेंट्स होते हैं, दरमियान में टाइम डिलेज होती हैं, तो वो जो कार्गो है वो सस्ता भी होता है, वो एफिशिएंट भी होता है, तो वो रेल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में उन्होंने बोला हुआ है, बट कोई इतना एक्सटेंसिवली नहीं बोला हुआ, बट हाँ दैट्स अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। तकरीबन इन्होंने 5 पेजेस दिए हैं, इन्होंने भी दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी दिए हैं। अगेन अच्छा लगा मुझे कि रूलिंग क्लास को अब इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितनी सीरियस चीज़ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और फैमिली प्लानिंग। तो उसके में बहुत डिटेल में ये लोग गए हैं, पहले उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या सीन है, रिलीजियसली क्या सीन है, कम्युनिटी का क्या सीन है, कल्चरली क्या सीन है, और फिर उन्होंने कहा कि हमने किस तरह से इसको टैकल करना है। वो ये नहीं कह रहे कि हम जाएंगे और जाके जो है जी 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आएंगे, वो कह रहे हैं कि हम किस तरीके से एम्पावर करेंगे लोगों को कि वो लोग जो है ना वो कंट्रोल्ड वो फैमिली प्लानिंग करें और वो कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो। सो दैट इज़ very nice. Again, that is across the board very nice. All parties have talked about that. Discouraging early marriages also again very nice. केस में उन्होंने पूरा एक हेड दिया हुआ है कि किस तरीके से हम उसको करेंगे। और मतलब मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये हेड्स है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि बस एक लिया और 4 लाइनें लिख दी। अब डिस्करेजिंग अर्ली मैरिजेस में उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, हेल्थ केयर के बेनिफिट्स क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देंगे, कम्युनिटी रिकग्निशन देंगे, काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस देंगे, लीगल प्रोटेक्शन देंगे। तो मतलब उन्होंने बहुत डिफरेंट फैसेट्स के थ्रू कह रहे हैं कि हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, विच इज़ वॉट आई लाइक्ड अबाउट दी PTI मैनिफेस्टो दिस टाइम अराउंड, कि उन्होंने एक्चुअल में ना प्रॉब्ली जिन मिनिस्टर्स ने इनके इन एरियाज़ में काम किया, उन्होंने सीखा समझा एक्सपीरियंस लिया, अब उन्होंने जब वो उन चीज़ों के बारे में बात की है तो वो रैंडम नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत डेप्थ के साथ उन्होंने उसकी बात की हुई है। तो इट्स गुड कि उनको इस चीज़ का एहसास है कि यार जब हम इसके अंदर घुसेंगे तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना आसान नहीं होगा, और उसमें क्या क्या एरियाज़ हैं जिसको हमने कवर करना है नाराबाजी के अलावा। खैर फिर यूथ के ऊपर बहुत डिटेल में बात हुई भी है, टाउन प्लानिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई भी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई भी है, एंड दैट इज़ इट। मैं इसको 5 मिनट्स की एक फाइनल समरी देता हूँ और मैं इसके ऊपर ख़त्म करता हूँ। जो एक चीज़ नज़र आ रही है PTI के मैनिफेस्टो से, इट्स डन वेरी क्विकली, हरिडली हुआ हुआ है। बाकी मैनिफेस्टोज तो इतने खूबसूरत बने हुए हैं, पूरा डिज़ाइन, फॉन्ट शॉन्ट सब कुछ, पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जो इन हाइडिंग है, एक ऐसी पार्टी है जो कि जिनको स्पेस नहीं मिली हुई। तो आपको काफ़ी जगहों पर नज़र आता है कि फॉर्मेटिंग के इशूज़ हैं, कोई हेड जो है वो पता लग रहा है कि इस फॉर्मर मिनिस्टर ने भेजा इकोनॉमी का, इस फॉर्मर मिनिस्टर ने भेजा एनर्जी का, तो वो बस इकट्ठा किया और रिलीज़ कर दिया। कोई खूबसूरत फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई खूबसूरत जो है ना डिज़ाइन नहीं है, जो कि जनरली हॉल मार्क था PTI का। तो पता लग रहा है कि
शशका मुश्का नहीं है इसके अंदर। ये हार्ड कोर एक डॉक्यूमेंट है, एक विजन बता रही है पार्टी का कि पार्टी का फोकस किस साइड के ऊपर है। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो ये लगा कि ये जो मैनिफेस्टो है ये बहुत रेडिकल है। और जो मुझे फीलिंग आ रही है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि पीटीआई को अब काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास है कि ये लोग अब अगली गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। चाहे वो कह लें कि रियलिज्म में है, चाहे उनको पता लग गया है क्या सीन है, लेकिन ये कि ये जो मैनिफेस्टो है ना, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है इस पार्टी का, और आने वाले वक्त में अब इनका फोकस क्या है उसका ये लॉन्ग टर्म विजन है। ये शॉर्ट टर्म की इन्होंने बातें नहीं की हुई, चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट शॉर्ट टर्म नाराबाजी नहीं की हुई इन्होंने फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की हुई है। इन्होंने ऐसी चीज़ों की बात की हुई है जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इन सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इसको कब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कब करेंगे और क्यों इन्होंने इस तरह का लिखा, मुझे पर्सनली लगता है कि ये इन्होंने मैनिफेस्टो दिया है 12 से 24 महीने बाद के पाकिस्तान के लिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अगेन 4 दिन बाद एक वीडियो आएगी वो आपको बता देगी, बट ये है कि आई रियली लाइक्ड, बहुत दफ़ा हम ये बात करते हैं पॉडकास्ट में भी हमने की कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की रिक्वायरमेंट है हमें पाकिस्तान में, स्ट्रक्चरल चेंजेस की। दिस डॉक्यूमेंट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली लेज आउट अ लॉट ऑफ दो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि आप फिक्स कर दें तो जो ऊपर की जो कॉस्मेटिक्स हैं जिसके ऊपर आपको पॉलिटिशियन जो है ना वो लगा के रखता है हमेशा, वो चीज़ें खुद से फिक्स हो जाएंगी। वरना होता क्या है कि आपको वो ऊपर की चीज़ों के ऊपर लगाए दिया जाता है, वो आप उसको टेम्परेरीली चेपियाँ लगा के कंट्रोल कर भी लेते हो, लेकिन निज़ाम थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज होती है या इवन विद इन द गवर्नमेंट थोड़ा सिस्टम आगे पीछे होता है और वही चीज़ें सारी फिर से हो रही होती हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आम जनता को ये नहीं समझ आएगा, नाराबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। शायद इन्होंने ये समझा कि यार चूँकि हमारे पास पब्लिक सपोर्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो हमें नारों की ज़रूरत नहीं है, तो दे यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू go dig a little deeper and give a lot of insight on the structural and foundational changes that the country requires, and then they not just understood that but talked about it in a lot of detail। तो शायद वो बोरिंग लगे, शायद वो अनोइंग लगे, लेकिन अगर आप पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको पॉलिटिक्स से बेशक कोई सरोकार ना हो, लेकिन अगर आप जो है वो पॉलिसी, डेवलपमेंट सेक्टर, इन सारी चीज़ों में हैं तो ज़रूर इसको पढ़िएगा। आपको समझ आएगी कि ये इनका क्या विजन है, किस तरीके से इनका क्या विजन है कि किस तरीके से चीज़ों को फिक्स किया जा सकता है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी इसके अंदर, बट आपकी क्या राय है, आप क्या एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते? पढ़ के उसको जो होता है ना वो PMLN पीपल्स पार्टी वाला आता है, आके कहता है, मुझे पता है क्योंकि मैं स्टार्ट PTI से कर रहा हूँ, तो वो आके मुझे गालियाँ देना शुरू कर देगा कि आपने तारीफ़ें की हैं, आप तो हैं ही, बट वो क्या यूथी हैं आप, ये हैं वो हैं। तो सर मुझे यूथिया बोलना बंद करें। आपने अगर PTI को भी बुरा भला कहना है, अगर आपने ये कहना है कि यार मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, तो जाएँ जाके मैनिफेस्टो पढ़ें, और मैनिफेस्टो पढ़ के उनकी जिन चीज़ों से आपकी डिसएग्रीमेंट है उन चीज़ों की डिसएग्रीमेंट आके कमेंट सेक्शन में लिखें। बट एनीवेज 40 मिनट के अंदर रैप फाइनली एक चीज़ तो मैंने कर ली। मेरा टारगेट है कि मैं इसको 30 मिनट्स के अंदर लेकर आऊँ इस वाली जो ये पूरा शो है। बट एनीवेज ये था PTI का मैनिफेस्टो। मुझे पर्सनली PTI पावर में आती हुई नहीं नज़र आ रही। ये मैनिफेस्टो भी एक मुझे लगता है कि एक एक्नॉलेजमेंट है कि हम फॉरेन पावर में नहीं आ रहे, और ये अपने आप को रेडी किया जा रहा है 12 से 24 महीने बाद के पाकिस्तान के लिए, जब हालात मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंट होंगे। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल डॉक्यूमेंट, यू शुड डेफिनेटली रीड इट, इफ़ नॉट फॉर योर वोटिंग preference, but at least for the understanding of Pakistan's problems and the solutions that might help Pakistan go in a positive direction. But anyways, ये थी हमारी पहली PTI की। कल हम पीपल्स पार्टी को करेंगे और परसों हम PMLN को करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये देखी है कि कैसी लगी, क्या कोई फीडबैक वगैरह है आपका ओवरऑल शो के बारे में, ओवरऑल इस एपिसोड के बारे में, कोई चीज़ आप खुद जानना चाहते हैं, कोई थॉट्स हैं आपकी, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 70% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, बस वो ऐसे ही व्यू करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कर
करा करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर बुरा है तो नेगेटिव कमेंट या क्रिटिक में मसला नहीं है, गालियाँ ना दिया करें, बदतमीज़ी ना किया करें, अच्छे से बात किया करें। इखलाक तो वैसे यही सिखाता है, हमें तो यही सिखाया गया था कि चलते फिरते सड़क पे राहगीर से भी तमीज़ से बात करनी चाहिए। इंसान की जो कैरेक्टर है मेरे हिसाब से वो इसी पे आता है कि वो लोगों से किस तरह से अपना बर्ताव रखता है, पर्टिकुलरली जिन लोगों को वो अपने से हकीर समझता है या जिन लोगों को वो नीचे देखता है और जिन लोगों से उसकी दुश्मनी है। उस कैरेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कभी भी कमेंट करें, चाहे मेरे पे करें चाहे किसी और पे करें, तो क्रिटिक ज़रूर किया करें। क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी अच्छी चीज़ है, बट तमीज़ से क्या करें। एनीवेज, दिस वाज सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग दिल की बात, मेरे दिल की बात। इसमें वैसे दिल की ज़्यादा बातें नहीं हुई, इसमें तो फैक्चुअल बातें हुई हैं, बट एनीवेज, यू आर वाचिंग दिल की बात। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई शैल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वन।